तो कहा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का लोएस्ट वैल्यू चाहिए दैट अलाउ द जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, है ना। हम लोग एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल पढ़े, और एफ ऑर्बिटल के बाद जी ऑर्बिटल होता है। वैसा अभी तक कोई एलिमेंट आया नहीं है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि वहाँ आएगा, तो फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जी ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट आया नहीं है, तो डिस्कस तो पहले से होता ही है, वो फ्यूचर में आएगा। ठीक है, ये तो फ्यूचर में देखेंगे कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सोचना हमारा कर्म है, तो सोच रहे हैं। ठीक है ना। तो जी ऑर्बिटल कब आएगा, जी ऑर्बिटल किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालना है, किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जी ऑर्बिटल सामने आएगा, मतलब जी सबसेल। तो हम लोग देखते हैं पहले कि सबसेल कैसे आता है, कौन से क्वांटम नंबर से आता है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से आता है ना, एल के वैल्यू से आता है ना। जैसे एन एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उसी तरह से एल भी एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। तो एल के वैल्यू से पता चलता है, तो हम लोग एल के वैल्यू से पता चलता है ना, अगर एल का वैल्यू 0 होता है तो सबसेल, जो सबसेल या ऑर्बिटल जो बोलते हैं वो एस होता है। एल का वैल्यू जब 1 होता है तो सबसेल जो होता है वो पी होता है। एल का वैल्यू जब 2 होता है तो सबसेल जो है वो डी होता है। एल का वैल्यू जब 3 होता है तो सबसेल जो होता है वो एफ होता है। यहाँ तक तुम लोग पढ़े ही एस पी डी एफ, यहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं ना। तो उसी तरह से अब एफ के बाद जी आएगा, तो एल इक्वल टू 4 चाहिए, तभी होगा। तो सबसेल जी होगा, यानी एल का वैल्यू 4 होना चाहिए, एल का वैल्यू 4 होना चाहिए, तभी जो है जी सबसेल आएगा। अब एल का वैल्यू 4 कब आएगा ये सोचना पड़ेगा, उल्टा सोच रहे हैं हम लोग, उल्टा से ही पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पर, है ना। एल का वैल्यू जब 4 होगा तभी सबसेल जो है जी होगा। अब एल का वैल्यू कब होता है, एल का वैल्यू कितना कैसे होता है, n+1 वैल्यू। एल का वैल्यू क्या देता है, फॉर्मूला क्या है, 0 to n-1। एल का वैल्यू क्या होता है, 0 to n-1, 0 to n-1, यही वैल्यू होता है। तब एल का वैल्यू 4 कब होगा, अगर यहाँ पर n का वैल्यू 5 देंगे तभी ना एल का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, तो एल का वैल्यू 4 तो तभी होगा जब ये 0 to 5-1 होगा। एल का वैल्यू 4 तो तभी मिलेगा जब ये n का वैल्यू यहाँ हम 5 देंगे, क्योंकि L का वैल्यू कितना होता है, 0 to n- होता है, y-1 होता है, ये फॉर्मूला है। L का वैल्यू n के ऊपर डिपेंड करता है, तो L का वैल्यू क्या होता है, 0 to n-1। ठीक है, अब कहता है कि L का वैल्यू 4 होगा तभी सबसेल G आएगा। तो ये L का वैल्यू 4 कब आएगा, जब यहाँ n का वैल्यू हम 5 देंगे। तो n का वैल्यू हम 5 दे दिए, 5-1 4 आया कि नहीं, यानी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 5 होगा। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड n इक्वल टू 5, आंसर यही हुआ। यानी 5th प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब हम 5th ऑर्बिट का बात करेंगे, जब हम लोग 5th ऑर्बिट में जाएंगे तब हमको मिलेगा। जब 5th ऑर्बिट में हम लोग रहेंगे वहाँ पर जी मिलेगा। जी कहाँ मिलेगा, 5th ऑर्बिट में। जी कहाँ मिलेगा हम लोगों को, 5th ऑर्बिट में मिलेगा। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू यही हो गया कि n का वैल्यू जब 5 होगा तभी जो है सबसेल जी हमको नज़र आएगा, अदरवाइज नहीं नज़र आएगा। ठीक है, ओके। तो अभी कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन है जो 3D ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है, 3D ऑर्बिटल में वो इंटर किया है, वहाँ पर रह रहा है। तो
तो कहता है गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, NLM तीनों का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जो 3D से ही सब पता चल जाएगा, 3D नाम से ही पता चल जाएगा 3D का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर क्या है, सबसेल कौन सा है, 3D। 3D का मीनिंग क्या हुआ, ये जो है 3D, तो ये जो बगल में ये 3 ये लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है ना। therefore n इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि D के बगल में है जो लिखा हुआ प्रिंसिपल क्वांटम लिखा जाता है, तो इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3 हो गया, n इक्वल टू 3 हो जाएगा। और अभी जस्ट डिस्कस किए हैं D होने का मतलब क्या हुआ, D होने का मतलब L का वैल्यू क्या होता है, SPD 0 1 2, है ना। L का वैल्यू 0 हुआ तो 1, L का वैल्यू 2 हुआ तो P, और L का वैल्यू 2 हुआ तो D, यानी L का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट डिस्कस किए थे, तो L का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि D लिखा जाता है उसी समय जब L का वैल्यू 2 होता है, और D के पहले 3 लिखा हुआ है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब कहता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताइए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे L का वैल्यू n पर डिपेंड करता है, n का वैल्यू 3 है ना, तो उससे एक कम हो गया L। अब L का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, m का वैल्यू है, नॉट L। m का वैल्यू, ये जो ML लिखा हुआ ना, m का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, L के ऊपर, -L2 + L होता है। देयरफॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, -L2 + L। इसका मतलब क्या हो गया, -2 से शुरू होगा, -1 0 +1 +2, ये हो गया पॉसिबल m का वैल्यू। ठीक है, ये सारा हो गया पॉसिबल m का वैल्यू, इसमें से कोई भी हो सकता है, सब और है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये सारा वैल्यू संभव है, -2 में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -1 में भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 0 पर भी हो सकता है, +1 पर भी हो सकता है, +2 पर भी हो सकता है, किसी में भी इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो 5 ऑप्शन है उसके पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है इसके पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3D सबसेल में कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, 5 में किसी में रह सकता है, अकेले है, 5 रूम है, किसी में जिसमें मन होगा रहेगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी एक एटम का एलिमेंट है, एलिमेंट का एक एटम है, किसका है, एलिमेंट का एक एटम है, जिसमें 29 इलेक्ट्रॉन है और 35 न्यूट्रॉन है। एक एटम है किसी भी एलिमेंट किसी एलिमेंट का एक एटम है जिसमें 29 इलेक्ट्रॉन है और 35 न्यूट्रॉन है। तो कहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पता कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन हो, बहुत आसान है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही पता करना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही होता है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, कितना हो जाएगा, 29। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कहता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितना इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दिया हुआ है कि 29 इलेक्ट्रॉन है इस एटम में, यानी 29 इलेक्ट्रॉन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये 10 हो गया और 18 हो गया,
और 3p के बाद 3p के बाद कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन? 3d में नहीं जाता है, कहाँ जाता है? 4s में जाता है। तो 3p के बाद जाएगा 4s में, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया। तो बाकी बचेगा 3d, और 4s के बाद 3d में जाता है। ये सब पढ़ाया जा चुका है, डायग्राम वगैरह सब बता दिए थे बना के, ठीक है ना। तो वो सब रिकलेक्ट करो, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p के बाद 4s में गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 हो गया यहाँ तक, फिर 10 20 हो गया, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। और डी का कैपेसिटी है, डी का कैपेसिटी कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन का, और बच रहा है हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको 9 दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर संभव हो तो ऑर्बिटल को स्टेबल कर दें। ऑर्बिटल को स्टेबल कैसे करते हैं? उसको कम्प्लीटली फिल्ड कर देते हैं, तब वो स्टेबल होता है। हाफ फिल्ड कर देते हैं तो स्टेबल होता है, या खाली कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, तो भी वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर देखें क्या लास्ट में वो सारा चीज़ है या नहीं है। तो ये 3d9 जो है ये मोर देन हाफ फिल्ड है, तो ये अनस्टेबल है। और ये कम्प्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है। लेकिन इसको अगर हम कम्प्लीटली फिल्ड बना दिया जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, और ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो दोनों स्टेबल हो जाएगा। अभी क्या है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। लेकिन अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें दे दें तो ये स्टेबल हो जाएगा, और ये भी ये स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड से हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है निकाल के हम इसमें दे देंगे, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1s2 मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 4s1 3d10, इसका एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाला और 3d में दे दिया। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये हाफ फील्ड हो गया, अभी भी स्टेबल है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है स्टेबल होता है। और इसको देने के बाद ये कम्प्लीटली फील्ड हो गया 3d, तो इसलिए अब दोनों स्टेबल हो गया। इस केस में क्या था, ये अनस्टेबल था और ये स्टेबल था। अब दोनों ही स्टेबल हो गया, ये हाफ फील्ड है, ये कम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए दोनों ही स्टेबल हो गया। ये बेटर सिचुएशन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा चलेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, मॉडिफाइड जो हो गया, ओके।